जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश आयुष काउंसलिंग बहुत जल्द शुरू होने वाली है। वेबसाइट शुरू हो गई है और जैसे ही वेबसाइट शुरू हुई एक नया नोटिस निकाल दिया यूपी आयुष काउंसलिंग ने। नोटिस आया है, आपको स्क्रीन पर साथ के साथ सारी चीजें दिखती रहेंगी। बहुत सारे रूल्स चेंज कर दिए हैं और कॉलेजेस के ऊपर थोड़ी सी लगाम भी लगा दी गई है। बहुत खुशी की बात है, ऐसी चीज में लगाम लगाई गई है जहां पर लगाम लगनी बहुत ज्यादा जरूरी भी थी। आपको मज़ा आएगा सुन के मेरी बात को, लेकिन और बहुत सारे रूल्स भी चेंज कर दिए गए हैं, तो सबके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं, ताकि आप यूपी आयुष काउंसलिंग अगर कराने जाते हो तो आप या तो बैन ना हो जाओ या फिर आप जो है इनएलिजिबल ना हो जाओ यूपी आयुष काउंसलिंग में। इसलिए आपके लिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए पहले मुझे इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं, चौक टॉक हमारे पेज को, वहाँ पर सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। इनएलिजिबिलिटी से शुरुआत करते हैं कि आप अगर यूपी आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो किस किस केस में आप एलिजिबल हो सकते हैं काउंसलिंग करवाने के लिए। मतलब कि आप बैन हो सकते हैं या आप काउंसलिंग कराने के लिए मान्य नहीं रहेंगे। यूपी के बच्चे ही गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरे स्टेट के यूपी के कॉलेजेस में अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो AA CCC से उनको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। यहां पर नॉन डोमिसाइल के लिए कोई जगह नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहा हूं सिर्फ। एक दूसरी चीज, अगर इनएलिजिबिलिटी की बात करें, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको AA CCC यानी कि ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग ने किसी स्टूडेंट को अगर बैन कर दिया तो वो यूपी आयुष काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। इसके बाद में अगर किसी स्टूडेंट को राउंड 1, राउंड 2 या राउंड 3 में कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ और उसने नहीं लिया, इस कंडीशन में उस बच्चे को स्ट्रे वैकेंसी राउंड से भी इनएलिजिबल घोषित कर दिया जाएगा। तो अगर आप राउंड 3 तक कॉलेज नहीं लेते हैं तो आप स्ट्रे वैकेंसी में नहीं ले पाएंगे, बैन कर दिए जाएंगे। अब बहुत एक जरूरी सूचना, जो एक रूल चेंज कर दिया गया है यूपी की तरफ से, उसके बारे में आपको बताता हूं। जानकर आपको थोड़ा सा शॉकिंग भी लग सकता है। रजिस्ट्रेशन फी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। यूपी में ऐसे ही ये सब सारी चीजें थोड़ी ज्यादा रहती हैं, सिक्योरिटी अमाउंट, रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह। हम जानते हैं रजिस्ट्रेशन चार्जेस राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के लिए एक बार पे करना होता है। एक ही बार रजिस्ट्रेशन होगा, एक ही बार आपके रजिस्ट्रेशन चार्ज जाएंगे और ये अमाउंट सभी के लिए कितना है, 2000 का ये अमाउंट है। इसमें अगर आप राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में पार्टिसिपेट करते हैं, वेल एंड गुड। उसके बाद आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, तो आपको फिर से 1000 रुपीज का चार्ज देना होगा, जो कि पिछली बार नहीं था। इस बार ये नया रूल बनाया गया है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कोई भी स्टूडेंट अगर पार्टिसिपेट करता है उसको नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और नया रजिस्ट्रेशन जिन लोगों ने राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में पार्टिसिपेट किया था उनको सिर्फ 1000 देने हैं। और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अगर कोई बच्चा पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो उसको 2000 रुपए पे करने पड़ेंगे। तो स्ट्रे वैकेंसी का अलग से रजिस्ट्रेशन होगा, अलग से उसका सिक्योरिटी अमाउंट जाएगा। जो लोग राउंड 1, राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर चुके हैं उनका 1000 रुपए है, और जो नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनको 2000 स्ट्रे वैकेंसी में देना पड़ेगा। इसके बाद थोड़ा सा सिक्योरिटी फी के बारे में बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए ये 20,000 का अमाउंट है, जो कि आपको रिफंडेबल हो जाता है। 5, 6, 7 महीने बाद ये वापस आ जाता है। अगर एडमिशन मिल गया तो भी वापस आ जाएगा, एडमिशन नहीं मिला तो भी वापस आ जाएगा। एडमिशन लेके छोड़ दोगे तो ये जब्त कर लिया जाएगा, ये वापस नहीं आएगा। प्राइवेट कॉलेजेस के लिए 50,000 है, या कोई ऐसा बच्चा है जो गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों में करना चाहता है तो उसका भी 50,000 लगेगा। वो दोनों की काउंसलिंग एक साथ करा सकता है। जिस अकाउंट से कटेगा आपका पैसा ये वाला, उसी सेम बैंक में ये वापस भी आएगा। कुछ नॉन रिफंडेबल रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में या स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हुआ और आपने ज्वाइन नहीं किया तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो जब्त कर ली जाएगी, आपको वापस नहीं आएगी। अगर आपको राउंड 1, राउंड 2 में जो है कॉलेज मिला था, आपने नहीं लिया कॉलेज, आपकी सिक्योरिटी तो गई, लेकिन आप राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको फिर से सिक्योरिटी अमाउंट पे करना होगा और राउंड 3 में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहां तक बात हो गई। अब बात करते हैं थोड़ी सी कॉलेजेस के ऊपर लगाम लगा दी गई है, जिस बारे में मैं आपसे कह रहा था कि कॉलेजेस की वाट लगा दी। वो कैसे लगा दी? देखिए, पहले क्या था, बहुत सारे कॉलेजेस यूपी में क्या करते थे, सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो लेते थे एट द टाइम ऑफ एडमिशन। बच्चों से फर्स्ट ईयर में जाता था, जो कि अमाउंट शुरू होता था 50,000 से। बहुत सारे कॉलेजेस 75,000 भी लेते थे, बहुत सारे कॉलेजेस 1 लाख भी लेते थे, कुछ 1.5 लाख भी लेते थे, और कुछ कॉलेजेस ने तो ये हद कर दी थी कि वो 2 लाख सिक्योरिटी अमाउंट भी ले रहे थे।
नाम नहीं लूँगा किसी कॉलेज का, ले भी लूँगा तो क्या बिगाड़ लेंगे मेरे। GS वाले ले रहे थे 2 लाख सिक्योरिटी अमाउंट बच्चों से फर्स्ट ईयर में, ठीक है। अब 2 लाख रुपए सिक्योरिटी अमाउंट जब वो ले रहे थे, अब इस बात के ऊपर बहुत सारा विवाद हुआ। हमने भी बहुत सारी वीडियोस में कहा कि भाई ये तो अन्याय है ना। आप अपनी कॉलेज की फीस 2,65,000 है और सिक्योरिटी अमाउंट बच्चा 2 लाख दे रहा है, ये कौन सी बात हो गई। तो इस बार नया रूल बना दिया गया है, एक लिमिट लगा दी गई है यूपी आयुष काउंसिलिंग की तरफ से प्राइवेट कॉलेजेस के ऊपर कि वो सिक्योरिटी अमाउंट सिर्फ और सिर्फ 50,000 तक ले सकते हैं। ये मैक्सिमम लिमिट है। अगर इससे ऊपर कोई भी कॉलेज सिक्योरिटी अमाउंट आपसे मांगता है तो हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी यहां पर दी हुई है, आप शिकायत कर सकते हैं। उनको नियम के अनुसार दंडित किया जाएगा। इसका मतलब समझते हो, उन पर पेनल्टी लगा दी जाएगी कॉलेजेस पर, या उनकी परमिशन भी जा सकती है नेक्स्ट सेशन की, या उस सेशन में भी उनको बैन किया जा सकता है। तो कॉलेज वालों के ऊपर लिमिट लगा दी, 50,000 से ज्यादा कोई भी कॉलेज अब सिक्योरिटी नहीं ले सकता। जो कॉलेज 1 लाख ले रहा था वो भी 50,000 लेगा अब, जो 2 लाख की मांग करता था वो भी 50,000 लेगा अब, और जिसकी 50,000 थी वो तो 50,000 लेंगे ही, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। इसी बात पे लाइक तो बनता है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए भाई, इतनी जरूरी चीजें आपको बताते हैं। सब्सक्राइब भी कर लेना। थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड भी बात करते हैं, आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज आपकी काउंसलिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप OBC या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यूपी में, और यूपी में आप काउंसलिंग करवाना चाह रहे हैं, तो आपका जो इन दोनों का सर्टिफिकेट है वो 1/4/2024 या उसके बाद का बना हुआ होना चाहिए। इससे पुराना आपका सर्टिफिकेट रहेगा तो आपका एलिजिबिलिटी जो है रिजर्वेशन की वो मान्य नहीं होगी, आपको जनरल कैटेगरी में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा। ये मैं हमेशा बताता हूँ कि 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए आपका OBC और EWS सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग कॉलेज में या फॉर्म फिल करते टाइम। इसके बाद क्या है, आपके पास में जो आपने नीट में फ़ोटो लगाया था पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, वही आपके पास में होना चाहिए पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा लिखा हुआ है नोटिस में। ये कैसे मिलेगा, अगर आपके बहुत सारे बच्चों के पास में नहीं होगा तो ये कैसे मिलेगा, आपके पास में जो आपका PDF है नीट स्कोर कार्ड का, उसका PDF डाउनलोड करो, उसको जूम करो और वहां से उसको क्रॉप करके अपना फोटो निकाल लो और उसी को प्रिंट करवा लो जाके, जिसके पास में नहीं है। अच्छा आइडिया बता रहा हूँ, ऐसा आइडिया कोई नहीं बताएगा तुमको। रेजिग्नेशन से थोड़ा सा बात कर लेते हैं रिलेटेड। क्या होता है, फर्स्ट राउंड में किसी बच्चे को कॉलेज अलॉट हुआ और उसने ले भी लिया, लेकिन उसको फिर वो कॉलेज छोड़ना है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो रेजिग्नेशन देंगे कॉलेज को लिखित में। अब कॉलेज वाले क्या कहते हैं, प्राइवेट कॉलेज वाले, हम तुम्हारा एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम तुमको फीस रिफंड नहीं करेंगे। उस कंडीशन में ये रूल बना दिया गया है कि अगर आप किसी कॉलेज को रेजिग्नेशन ऑफर करते हैं अपना, तो वो रेजिग्नेशन उनको टाइमली अपलोड करना रहेगा रेजिग्नेशन पोर्टल के ऊपर, जिसको फिर यूपी आयुष काउंसलिंग जो है वो देखेगी, उसको एनालाइज करेगी, उसको एक्सेप्ट करेगी। अगर किसी कॉलेज ने टाइम से, बिल्कुल साफ साफ मेंशन किया लिखा हुआ है, किसी कॉलेज ने अगर टाइम से रेजिग्नेशन अपलोड नहीं किया बच्चे का, तो फिर उनके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी कॉलेज के खिलाफ। अब ये कार्रवाई कैसे होगी, आप कॉलेज की शिकायत कैसे कर सकते हैं, कॉलेज के बारे में बता कैसे सकते हैं कि आपके साथ में कोई स्कैम हो रहा है या 50,000 से ज़्यादा सिक्योरिटी मांग रहा है या आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहा। सबसे पहले तो इस ईमेल को ध्यान में रखिए, इस ईमेल पे ये सारी डिटेल्स लिख के भेज दीजिएगा कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है और कॉलेज वाले मान नहीं रहे हैं। दूसरा, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं। हालांकि एक बार में तो आपकी बात नहीं हो पाएगी, आपको 10, 15, 20 बार भी करना पड़ सकता है कॉल, बार बार बैक टू बैक। लेकिन जब बात आपकी हो जाएगी तो इस चीज़ पर वो लोग पूरा संज्ञान लेते हैं, मामले की पूरी सुनवाई करते हैं। तो इन नंबरों पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल पे भेज के तब नंबर पर कॉन्टैक्ट करिएगा, पूरी कार्रवाई की जाएगी, पूरी बात सुनी जाएगी। ये कुछ न्यू रूल्स थे और कॉलेजेस के ऊपर कैसे वाट लगाई गई है उनकी, ये भी मैंने आपको बताया। इंस्टाग्राम पर हमारे पेज चॉक टॉक ट्यूटोरियल्स को फॉलो कर लीजिए ऐसे ही अपडेट्स के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। आज के वीडियो में इतने ही अपडेट्स हैं। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।